भारत एक ऐसी जगह जहां हर पत्थर में बसी है एक कहानी और हर जंगल में छुपा है एक रहस्य। जी हां, आज हम भारत के उन स्थलों, इमारतों, उद्यानों और कलाओं के बारे में बात करने वाले हैं जिनको न सिर्फ भारत ने बल्कि पूरे विश्व ने विश्व विरासत के रूप में स्वीकार किया है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं भारत के विश्व विरासत स्थलों के बारे में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। दोस्तों, यूं तो पूरी दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं, बहुत से ऐसे स्थल हैं, इमारतें हैं जिनको विश्व विरासत स्थल के रूप में स्वीकार किया गया है। दुनिया में लगभग 1223 ऐसी इमारतें हैं जिन्हें विश्व विरासत स्थल माना गया है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत में आज की तारीख में लगभग 43 विश्व विरासत स्थल हैं जिनके सफ़र को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये विश्व विरासत होती क्या है, किसी स्थल को हम विश्व विरासत स्थल कैसे कह सकते हैं। तो उसे जानने के लिए पहले हम यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को एक संगठन है जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इस संगठन की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस के अंदर मौजूद है। अगर पूरी दुनिया में बात की जाए तो इसके लगभग 194 सदस्य देश हैं और 8 सहयोगी देश हैं। इसके उद्देश्य की बात की जाए तो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है और विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। ये एक ऐसा संगठन है जो दुनिया भर के स्थलों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को देखता है, प्राकृतिक सुंदरता को देखता है और अंतर्राष्ट्रीय पहचान को देखता है। इसी तरीके से 10 और तरीके के क्राइटेरियाज को ये देखता है कि एक जगह जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है, संस्कृति के लिहाज से, इतिहास के लिहाज से और साथ ही सुंदरता के लिहाज से। और इसी आधार पे वो कुछ एक जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देता है, यानी कि विश्व विरासत का दर्जा देता है कि ये जो चीज़ है वो इतिहास में बहुत ही अच्छी बनी है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, इसका संरक्षण करना चाहिए। तो इस तरीके से विश्व विरासत स्थल को पहचान मिलती है। अब अगर बात विरासत की हो रही है तो एक बात जानना ज़रूरी है कि विरासत भी 2 तरीके की होती है। एक होती है मूर्त विरासत और एक होती है अमूर्त विरासत। मूर्त विरासत की प्रकृति होती है भौतिक, यानी कि ऐसी चीज़ जो भौतिक रूप से मौजूद है, जैसे कि ताजमहल, कोणार्क सूर्य मंदिर, कुतुब मीनार, इस तरीके की चीज़ें। आपको पता ही है इमारतें भौतिक रूप से हैं। लेकिन जो अमूर्त विरासत होती है उसमें सांस्कृतिक अभिव्यक्ति आती है, कोई कला आती है, जैसे कि योग, कथकली नृत्य या फिर पारंपरिक हस्तकला। इस तरीके की चीज़ों को अमूर्त कहा जाता है। जो मूर्त विरासतें होती हैं उनके लिए यूनेस्को ने 1972 में संधि की थी। मतलब 1972 की संधि के तहत यह तय हुआ था कि अलग अलग देशों की इमारतों, उद्यानों और स्थलों को मूर्त विरासत के रूप में पहचान दी जाएगी। वहीं जो अमूर्त विरासतें हैं उनके लिए जो संधि हुई थी वो 2003 में हुई थी। मतलब 2003 की संधि के तहत अमूर्त विरासतों को विरासत का दर्जा दिया गया था। जो मूर्त विरासतों के लिए संधि हुई थी उसका उद्देश्य ये था कि इन इमारतों का भौतिक संरक्षण किया जाए, और जो अमूर्त विरासत के लिए संधि की गई थी उसका लक्ष्य था कि सांस्कृतिक प्रथाओं का संरक्षण किया जाए। ऐसा नहीं हो कि कथकली नृत्य गायब हो जाए या योग गायब हो जाए या हस्तकला गायब हो जाए, इसलिए उनको विरासत बनाया गया है ताकि ये चीज़ चलती रहे। तो अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग 14 अमूर्त विरासतें हैं और 43 मूर्त विरासतें हैं, यानी कि टोटल 57 विरासतें हो जाती हैं। सबसे पहले अमूर्त विरासतों की हम बात करेंगे, अमूर्त धरोहरों की हम बात करेंगे तो उसमें 14 कलाएं आती हैं। सबसे पहले आती है वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, जो कि वैदिक काल से चलती हुई आ रही है। ये एक बिल्कुल अमूर्त विरासत है। इसे साल 2008 के अंदर विरासत का दर्जा दिया गया था। इसके बाद आती है रामलीला। जी हाँ, जो रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन होता है वो भी, उसे भी साल 2008 में ही विरासत बनाया गया था। इसके बाद आती है कुटियाट्टम की कला। जी हाँ, कुटियाट्टम जो है वो एक संस्कृत रंगमंच है जो कि केरल की एक पुरानी परंपरा है। इसको भी साल 2008 के अंदर विश्व विरासत बनाया गया था। इसके बाद आती है रम्माण। रम्माण बोले तो गढ़वाल हिमालय की परंपरा है, भारत का एक धार्मिक त्यौहार है, अनुष्ठान है, रंगमंच है एक तरीके का। इसको संरक्षित करने के लिए 2009 में इसको विश्व विरासत बनाया गया था। इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद आती है मुडियेट्टू। मुडियेट्टू एक पुरानी परंपरा है जो कि केरल में निभाई जाती है। केरल का एक अनुष्ठानिक रंगमंच है, एक नृत्य नाटक है
जिसको 2010 के अंदर विश्व विरासत बनाया गया था। इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, खासकर नॉर्थ इंडिया के अंदर तो बिल्कुल नहीं जानते, इसीलिए इसके संरक्षण के लिए इसको विरासत बनाया गया था। इसके बाद आती है राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य भी काफ़ी पुराने हैं, बहुत समय से होते हुए आ रहे हैं, इसीलिए 2010 में इन्हें विश्व धरोहर स्थल के अंदर शामिल किया गया था। याद रखना, ये अमूर्त विरासत है। इसके बाद आता है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य जो है वो महाभारत और रामायण के दृश्यों वाला एक नृत्य होता है। इसे भी 2010 के अंदर विश्व विरासत का दर्जा दिया गया था। इसके बाद आता है लद्दाख का बौद्ध जप। बौद्ध जप आपने कई बार देखा होगा। जो ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, लद्दाख का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, वहाँ पे पवित्र बौद्ध ग्रंथों का जाप किया जाता है और वो जाप सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। और उसको बचाने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए 2012 में इसे विश्व विरासत का दर्जा दिया गया था, अमूर्त विरासत। इसके बाद 9वें नंबर पे आता है मणिपुर का संकीर्तन। ये एक तरीके का अनुष्ठान गायन है जिसमें ढोल बजते हैं और नृत्य होता है। ये एक पूरा का पूरा पारंपरिक नृत्य है और इसको बचाने के लिए साल 2000 में इसे अमूर्त विरासत का दर्जा दिया गया था, तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद आती है एक पारंपरिक कला जो कि बर्तन बनाने की कला है। होता क्या है कि भारत के पंजाब में जड़ियाला गुरु के ठठेरे हैं। ठठेरों का नाम आपने सुना होगा। ठठेरे क्या करते हैं कि पीतल और तांबे के बर्तन बनाते हैं। एक कारीगरी है, एक टाइप की, बहुत ही स्पेशल टाइप की है ये। तो इस हस्तकला को बचाने के लिए इसको अमूर्त विरासत का दर्जा दिया गया था साल 2014 के अंदर, तो इसे भी आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आता है योग। अब योग के बारे में तो आपको पता ही है कि योग एक तरीके की पूरी एक्सरसाइज है और ये भी एक विश्व विरासत है, इसलिए इसको बचाने के लिए साल 2016 के अंदर इसको अमूर्त विरासत का दर्जा दिया गया, तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है नवरोज। अब नवरोज जो है वो सिर्फ भारत में मौजूद नहीं है, बल्कि कई देशों में नए वर्ष पर अच्छी कामना के लिए किया जाने वाला नृत्य है, किया जाने वाला त्यौहार है। साल 2016 के अंदर नवरोज को अमूर्त विरासत बनाया गया था। सिर्फ एक देश के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कई देशों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कुंभ मेला। जी हाँ, जो अभी हाल ही में महाकुंभ का मेला हुआ था। 2017 में यूनेस्को ने इसको एक अमूर्त विरासत कहा था और ये कहा था कि कुंभ मेला जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण तीर्थ यात्रा का समागम है, तो इसलिए इसको अमूर्त विरासत कहा गया है। इस बार के कुंभ मेले में भी करोड़ों की तादाद में लोग आए थे और इतने सारे लोगों का जमा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसको अमूर्त विरासत कहा गया है। इसके बाद 14वें नंबर पे आता है कोलकाता में दुर्गा पूजा। कोलकाता की दुर्गा पूजा तो बहुत ही फेमस है, आपको पता है। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है और बहुत बड़े पैमाने पे पूजा होती है। साल 2021 के अंदर यूनेस्को ने इसे एक अमूर्त विरासत का दर्जा दिया था। इसके बाद 15वें नंबर पे भी एक चीज़ आती है जिसका नाम है गरबा। जी हाँ, गरबे का नाम आपने सुना ही होगा। गुजरात का लोक नृत्य है ये। इसको 2023 के अंदर मूर्त विरासत का दर्जा दिया गया था क्योंकि ये बहुत ही फेमस है, न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि कई देशों के अंदर। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो कठपुतली कला है, जिसको आप पपेट आर्ट कहते हो, जहाँ पे कठपुतलियों को नचाया जाता है, उस पर भी यूनेस्को विचार कर रहा है कि इसको विश्व धरोहर के रूप में पहचान दी जाए। हो सकता है कि भविष्य में इसको भी एक अमूर्त विरासत बना दिया जाए। तो ये हो जाती हैं आपके 15 अमूर्त धरोहरें, आपको याद रखनी है। मैंने शुरू में कह दिया था कि 14 ही हैं, लेकिन वैसे 15 हैं और कठपुतली कला पर विचार हो रहा है, तो इन सबको आपको याद रखना है। इस पूरी की पूरी सूची का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक से याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो हो जाती हैं भारत की 15 अमूर्त विरासतें। अब इसके बाद हम बात करते हैं भारत की मूर्त विरासत स्थलों के बारे में। मैं आपको बता दूं कि भारत में टोटल 43 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से 35 जो हैं वो सांस्कृतिक हैं और 7 जो हैं वो प्राकृतिक हैं और एक जो है वो मिश्रित है, यानी कि प्राकृतिक भी है और सांस्कृतिक भी है। तो यहाँ हम राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों के हिसाब से एक एक करके बात शुरू करेंगे और सबसे पहले सांस्कृतिक विरासतों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें राजधानी दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली में लगभग 3 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हुमायूं का मकबरा, यानी कि हुमायूंस टूम्ब। इसका निर्माण 1570 में बेगा बेगम द्वारा करवाया गया था और यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था, गार्डन टूम्ब था। इससे सवाल बन जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का पहला गार्डन टूम्ब कौन सा था, उद्यान मकबरा कौन सा था, तो आपको याद रखना है हुमायूं का मकबरा था। मज़े की बात यह है कि जब ये बना था तो इसने ताजमहल के निर्माण में बहुत से प्रमुख वास्तुशिल्प नवाचारों को प्रेरित किया था।
मतलब ताजमहल का जब निर्माण हो रहा था तो उसका बहुत सारा जो इंस्पिरेशन है वो इससे भी लिया गया था, क्योंकि ये बनाया गया था बहुत सुंदर तरीके से, तो यहाँ से भी वास्तुशिल्प उठाया गया था। मैं आपको बता दूं कि हुमायूं का मकबरा पर्शियन वास्तुकला का एक बहुत उत्कृष्ट नमूना है, यानी कि पर्शियन वास्तुकला के हिसाब से इसको बनाया गया था। साल 1993 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया था। इसके बाद आता है कुतुब मीनार स्मारक समूह, यानी कि कुतुब मीनार, जिसका निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी के अंदर किया गया था। इसकी ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर है और इसका आधार लगभग 14.32 मीटर का है। इसके शिखर के व्यास की बात की जाए तो वो लगभग 2.75 मीटर का है और इसके अंदर एक के बाद एक कोणीय और गोलाकार धारियां लगी हुई है। आप देख सकते हो कि ये धारियां जो हैं वो एक कोण के साथ ऊपर जा रही हैं और एक कोण के साथ नीचे आ रही हैं। 1993 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आता है दिल्ली का लाल किला स्मारक समूह। ये जो स्मारक समूह है ये 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था लाल बलुआ पत्थर की दीवारों के साथ। मतलब चारों ओर लाल बलुआ पत्थर की दीवारें बना दी गई थी, एक पूरा किला बना दिया गया था और इसके अंदर एक पूरा परिसर बना दिया गया था। साल 2007 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया था और ये लगभग 254 एकड़ के क्षेत्रफल में निर्मित किया गया था। आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को भारत के प्राइम मिनिस्टर यहीं से लोगों को संबोधित करते हैं और साथ ही तिरंगा झंडा भी फहराते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी एक केंद्रीय शासित प्रदेश है जो पंजाब में भी आता है और हरियाणा के अंदर भी आता है। यहाँ पे बना हुआ है कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स लगभग 100 एकड़ के अंदर फैला हुआ है और इसे डिज़ाइन किया था आर्किटेक्ट ली कार्बूजियर ने। अब आप सोचेंगे कि इसके अंदर खास बात क्या है, तो देखो इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर 3 इमारतें बनी हुई हैं, विधानसभा, सचिवालय और उच्च न्यायालय। यानी कि एक ही जगह पे आपको विधायिका भी मिलेगी, कार्यपालिका भी मिलेगी और न्यायपालिका भी मिलेगी एक ही बिल्डिंग के अंदर। साथ ही यहाँ पे 3 स्मारक भी बने हुए हैं। एक है मुक्त हस्त स्मारक, एक है ज्यामितीय पहाड़ी और एक है टावर ऑफ शैडोज। इसके अलावा यहाँ पे एक झील भी शामिल है। तो इसका मतलब 3 स्मारक, 3 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग और एक झील, सब एक ही जगह बन गया, तो ये बहुत कमाल की बात है और यही कारण है कि यूनेस्को ने इसको 2016 में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया था। इसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश चलें तो उत्तर प्रदेश में भी 3 विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ताजमहल। मुगल बादशाह शाहजहां के आदेश से अपनी प्रियतमा पत्नी की याद में 17वीं शताब्दी में आगरा में सफ़ेद संगमरमर का एक विशाल मकबरा बनाया गया, जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। यानी कि ये भी एक टूम्ब है, एक मकबरा है, तो इसे आपको याद रखना है। यह महल दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल है। आपको मालूम है 7 अजूबों में से एक है। यूनेस्को ने साल 1983 में इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया था। इस मकबरे की खास बात यह है कि यहाँ आपको भारतीय, पर्शियन और मुस्लिम वास्तुकला एक साथ देखने को मिलेगी। मतलब तीनों का उत्कृष्ट नमूना है ये, और साथ ही इसे यमुना नदी के किनारे बनाया गया था, इसलिए ये बहुत ही सुंदर हो जाता है। तो ताजमहल जो मकबरा है वो अपने आप में बहुत ही ज़रूरी हो जाता है भारत के लिए, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद 6वें नंबर पे आता है आगरा का लाल किला। जी हाँ, रेड फोर्ट ऑफ आगरा आपको पता होगा। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में 1573 में अकबर द्वारा करवाया गया था। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस किले की दीवारों की लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर है, यानी कि अंदर का परिसर इसका बहुत ही फैला हुआ है, बहुत ही बड़ा है। इस एक किले में बहुत से महल हैं, जैसे कि जहांगीर का पैलेस भी यहाँ है, जहांगीर पैलेस। शाहजहां द्वारा निर्मित खास महल यहाँ पे है, दीवाने खास यहाँ पे है और 2 बहुत ही खूबसूरत मस्जिदें भी यहाँ पे हैं। तो अपने आप में लाल किला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आगरा का। यूनेस्को ने साल 1983 में इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया था, क्योंकि इसकी खूबसूरती ही बहुत अच्छी थी। काफ़ी सारी संस्कृति भी दिखाता है और खूबसूरती भी दिखाता है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद 7वें नंबर पे आता है फतेहपुर सीकरी स्मारक समूह। जी हाँ, इसका निर्माण भी 16वीं शताब्दी में सूफी संत सलीम शेख चिश्ती की याद में करवाया गया था, जो अजमेर शरीफ की जिनकी दरगाह है आपको पता होगा। इसके तहत जामा मस्जिद, जोधाबाई पैलेस, पंचमहल और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया था। मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को ने साल 1986 में इसको विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया था और 10 साल तक ये जो जगह है वो मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी, फतेहपुर सीकरी।
तो इसे आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के बाद अगर हम बिहार चलें तो यहाँ पे भी दो इंपॉर्टेंट विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से एक है नालंदा महाविहारा। नालंदा भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में विद्यमान है। मैं आपको बता दूं कि यह अपने आप में 3 ईसा पूर्व से 13 ईस्वी तक के एक मठ और शैक्षिक स्थान के पुरातात्विक अवशेषों को सहेजे हुए है। यानी कि 3 बीसी 3 ईसा पूर्व से लेके 13 एडी यानी कि 13वीं शताब्दी तक के बहुत से अवशेषों को आपस में सहेजे हुए हैं। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सबूत पाए जाते हैं, अवशेष पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण से यह जगह बिल्कुल खत्म हो गई और यूनेस्को ने 2016 में इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया था। तो नालंदा महाविहारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आता है महाबोधि मंदिर बोध गया, ये भी बिहार के अंदर ही है। महाबोधि मंदिर जो है वो परिसर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक है। इस परिसर में जो सबसे पहला मंदिर बनाया गया था वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 3rd बीसी के अंदर बनाया गया था। सम्राट अशोक ने बनवाया था, तो इसे याद रखना है। और इसके अलावा वर्तमान में यहाँ जितने भी मंदिर मौजूद हैं उनका निर्माण काल जो है वो 5वीं से 6ठी शताब्दी के आसपास का है। तो इसका मतलब पहला मंदिर जो है वो 3 बीसी में सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसके बाद 5वीं और 6ठी शताब्दी के आसपास बाकी मंदिर बनाए गए थे। ये जो मंदिर है वो पूर्णतः ईंटों से बना हुआ है। इसके अलावा यहीं पे वो बोधि वृक्ष भी मौजूद है जहां बैठ के गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यूनेस्को ने साल 2002 के अंदर इस जगह को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया था। तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर 3 इंपॉर्टेंट विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें सबसे पहले आता है खजुराहो स्मारक समूह। अब इसका नाम आपने सुना होगा। खजुराहो में मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के साम्राज्य के दौरान किया गया था, जो 950 से लेके 1050 में अपने चरम पर पहुंच गया था। मतलब साल 950 से लेके 1050 तक के बीच में ये जो चंदेल वंश है वो बहुत ही ज़्यादा फला फूला और इसी दौरान इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। 12वीं शताब्दी में यहाँ पे लगभग 85 मंदिर मौजूद थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे सिर्फ 20 ही मंदिर बचे हैं, जो कि 3 समूहों और 2 धर्मों के अंदर बटे हुए हैं। कुछ मंदिर जो हैं वो जैन धर्म के हैं और कुछ हिंदू धर्म के हैं। यहाँ मौजूद कंदारिया का मंदिर, ध्यान से सुन लो, कंदारिया का जो मंदिर है वो भारतीय कला की महानतम कृतियों में से एक माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंदारिया मंदिर। साल 1986 में यूनेस्को ने इस जगह को विश्व विरासत स्थल बना दिया था, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं सांची के बौद्ध स्मारक। भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर मैदान जैसे दिखने वाली एक पहाड़ी पर बौद्ध स्मारक बनाए गए हैं, जहां पे आपको अखंड स्तंभ मिलेंगे, महल मिलेगा और साथ ही मंदिर और मठ भी मिलेंगे। इस जगह का नाम ही सांची है। इनमें से अधिकांश जो है वो 2 बीसी से लेके 1 बीसी के बीच में बनाए गए थे और यूनेस्को ने साल 1989 के अंदर इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था। तो सांची के स्तूपों को आपको याद रखना है, स्तंभों को आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मध्य प्रदेश में एक और विश्व धरोहर स्थल है जिसका नाम है भीमबेटका के प्रागैतिहासिक शैल आवास। जी हाँ, शैल आश्रय जिसको आप कह सकते हो, जो कि 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी में बनाए गए थे। अगर इनकी स्थिति की बात की जाए तो ये जो आश्रय हैं ये मध्यवर्तीय भारतीय पठार के दक्षिणी किनारे पर विंध्या पर्वत की तलहटी पर स्थित है। ध्यान से समझ लो, ये जो मध्यवर्तीय भारतीय पठार है इसमें दक्षिणी किनारे पर विंध्या पर्वत रेंज है, आपको पता है, उसकी तलहटी में मौजूद है। ये यहाँ के जो पत्थर हैं, जो चित्रकारियां हैं, वो 5 झुंडों के अंदर बटी हुई हैं। ध्यान से समझ लो, 5 झुंड है। यहाँ पे आपको मध्य पाषाण काल से लेके ऐतिहासिक काल तक की चित्रकारियां सब कुछ मिल जाएगा। इस स्थल के निकट में 21 गांव है, मतलब इस जगह के आसपास 21 गांव है। वहाँ के जो निवासी हैं उनकी सांस्कृतिक परंपराएं और यहाँ पे जो शैल्य चित्र बने हुए हैं दोनों में काफ़ी समानता पाई जाती है। मतलब जितने भी यहाँ पे चित्र बने हुए हैं, जिस भी परंपरा के चित्र बने हुए हैं, उन्हीं परंपराओं को ये लोग अपनाते हैं, उन्हीं परंपराओं के हिसाब से ये लोग रहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है भीमबेटका। साल 2003 के अंदर यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम राजस्थान चलें तो राजस्थान में भी 3 महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विश्व धरोहरें हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है जंतर मंतर। इसका नाम आपने सुना होगा। जंतर मंतर 18वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया एक खगोल प्रेक्षण स्थल है। आप कह सकते हो कि पत्थर की खगोलशाला है एक तरीके से। ये
इसमें लगभग 20 मुख्य उपकरण लगे हुए हैं जो कि आपको अलग अलग तरीके की एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन बताएंगे। मतलब आप खगोल की व्याख्या कर सकते हो, सूर्य का आप मोशन देख सकते हो, बहुत सी चीज़ें देख सकते हो। बड़ी मज़ेदार जगह है। ये जितने भी उपकरण यहाँ पे लगे हुए हैं, इनका जो निर्माण है वो नग्न आंखों से खगोलीय अवस्थाओं का अवलोकन करने के लिए किया गया था। मतलब आप नग्न आंखों से देख सकें कि जो खगोलीय पिंड हैं उनकी गति किस तरीके से होती है। जैसे कि सूर्य की गति आप देख सकते हो, अगर रात में आप करोगे तो आप चंद्र की गति भी देख सकते हो। बड़ी ज़ोरदार जगह है। मैं आपको बता दूं कि इसका जो निर्माण है वो महाराजा सवाई जयसिंह टू ने करवाया था। ध्यान से समझ लो, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था और यूनेस्को ने साल 2010 के अंदर इसको विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था। राजस्थान में दूसरी जो जगह है वो है जयपुर शहर। जी हाँ, जयपुर सिटी, जो कि 4 दीवारी के अंदर बनी हुई है। इसका निर्माण भी महाराजा जयसिंह द्वितीय ने ही करवाया था। जयपुर शहर को समतल भूमि पर वैदिक वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए ग्रिड प्लान के अनुसार बनवाया गया था। आप जब इस शहर में आओगे तो यहाँ आपको पश्चिमी, हिंदू और मुगल कल्चर देखने को मिलेगा। मतलब तीनों के हिसाब से इसको बनाया गया था। यहाँ की सड़कें दूसरी सड़कों के मध्य में एक दूसरे से मिलती हैं और बड़े चौराहों का निर्माण करती है और उन्हीं चौराहों को चौपड़ कहा जाता है। जैसे कि बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, आपने नाम सुना होगा अगर आप जयपुर गए होंगे तो ये बड़े चौराहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिटी पैलेस, जयगढ़ किला, आमेर का किला, नाहरगढ़ किला और हवा महल जैसी इंपॉर्टेंट इमारतें मौजूद हैं। तो अपने आप में उस समय की स्मार्ट सिटी थी जयपुर शहर। 2019 में यूनेस्को ने इस जगह को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आता है राजस्थान के पहाड़ी किले। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में लगभग 6 ऐसे पहाड़ी किले हैं जो अरावली माला पर स्थित हैं और इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। इन किलों में चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर किला, रणथंभौर किला, आमेर किला और गागरौन किला आता है। टोटल 6 हैं, इनको याद रखना। ये जितने भी किले हैं ये 5वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में फले फूले हैं, बने हैं, तो इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आमेर और गागरौन का किला है वो राजस्थान राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय के अधीन आता है। कौन सा किला? एक तो आमेर का किला और एक गागरौन का किला, याद रखना। यूनेस्को ने साल 2013 में इन 6 किलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था, तो इसे आपको जरूर याद रखना। इसके बाद अगर हम गुजरात चलें तो गुजरात में 4 इंपॉर्टेंट विश्व धरोहरें हैं, जिसमें सबसे पहले आता है चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, जो कि गुजरात के पंचमहल जिले के अंदर मौजूद है। यह एक बहुत ही पुरानी और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जगह है। यहाँ बहुत पुराने ज़माने की चीज़ें मिली हैं, जैसे कि पत्थर के औजार, पुरानी बस्तियों के निशान। यहाँ एक पहाड़ी पर एक पुराना किला है जो कभी हिंदू राजाओं की राजधानी हुआ करता था। पावागढ़ पहाड़ी की चोटी पर कालिका माता का मंदिर है जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, इसे भी याद रखना है। और 8वीं से 14वीं सदी के बीच में बने बहुत से किले, महल, मंदिर, घर और पानी की व्यवस्था से जुड़ी चीज़ें यहाँ पे पाई गई हैं। 8वीं से 14वीं सदी के बीच की। याद रखो 2004 के अंदर यूनेस्को ने इस जगह को विश्व विरासत स्थल बनाया था। इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है। इसके बाद आती है रानी की वाव। इसका नाम आपने सुना होगा, रानी की वाव, जो कि 100 रुपए के नोट के पीछे इसकी फोटो आपको नजर आती होगी कुछ इस तरीके से। यह गुजरात के पाटन में स्थित है। रानी की वाव एक बहुत ही पुरानी और खूबसूरत सीढ़ीदार कुआं है। मतलब एक तरीके का कुआं बनाया गया है जो गुजरात में सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। इस वाव या फिर कुएं को रानी ने अपने राजापति की याद में बनवाया था। मैं आपको बता दूं कि ये जो कुआं है सिर्फ पानी के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि इसके अंदर सुंदर कलाकृतियां बनी हुई हैं, उसके लिए भी मशहूर है। यह 11वीं सदी में बना था और इसमें लगभग 500 से ज़्यादा बड़ी मूर्तियां हैं और 1000 से ज़्यादा छोटी मूर्तियां बनी हुई हैं, जिसमें देवी देवताओं की कहानियों के चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अपने आप में बहुत ही ज़रूरी सांस्कृतिक धरोहर हो जाती है और यही कारण है कि साल 2014 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था। तो रानी की वाव को आपको याद रखना है। इसके बाद आता है ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। जी हाँ, भारत का पहला शहर जिसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला था वो अहमदाबाद ही था। साल 2017 में यूनेस्को ने इसको बनाया था। मैं आपको बता दूं कि जयपुर शहर को दर्जा कब मिला था? 2019 में मिला था। इसको 2017 में ही मिल गया था। इस शहर की जो स्थापना है
वो 15वीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह द्वारा साबरमती के पूर्वी तट पर की गई थी और उन्हीं के नाम से इस शहर का नाम को आबाद भी किया गया था, इसीलिए इसको अहमदाबाद कहा जाता है। इस शहर में मुख्य रूप से आपको भद्र दुर्ग देखने को मिलेगा, भद्र किला है। इसके अलावा यहाँ की किलेबंद शहर की दीवारें देखने को मिलेंगी, दरवाजे देखने को मिलेंगे, बहुत सी मस्जिदें देखने को मिलेंगी, मकबरे देखने को मिलेंगे, हिंदू और जैन मंदिर देखने को मिलेंगे। यानी कि अपने आप में ये शहर पूरा है, हर टाइप के धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं और व्यापार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सघन पारंपरिक आवासों को पोल कहा जाता है। आपने सुना होगा कि अहमदाबाद की पोड़, पोड़ का मतलब क्या है? मतलब वहाँ पे सघन पारंपरिक आवास है, बहुत पुराने आवास बने हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं, तो एक इकट्ठी सी मिली जुली सी जगह है, उसको ही पोल कहा जाता है। तो इस ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद को आपको याद रखना है, भारत का पहला शहर जिसे विश्व धरोहर स्थल बनाया गया था। इसके बाद आता है धौलावीरा। जो प्राचीन धौलावीरा शहर है वो हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी केंद्र माना जाता था, जो गुजरात राज्य में स्थित है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो दक्षिणी केंद्र है, जैसे भारत का दक्षिण कौन सा है? तमिलनाडु है, केरल है, उसी तरह हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी केंद्र कहाँ था? यहाँ पे धौलावीरा के अंदर, जो कि गुजरात में मौजूद है। यह 3000 बीसी से 1500 बीसी के बीच में बसा एक पुरातात्विक शहर है। यह शहर एक किले की तरह बना हुआ था जिसमें ऊंची दीवारें थीं। यहाँ लोगों के रहने के लिए अच्छे घर थे और कब्रिस्तान भी थे। यहाँ बारिश के पानी के लिए एक अच्छी व्यवस्था की गई थी, उसको जमा करने के लिए। यहाँ लोग दूसरे शहरों के साथ व्यापार भी करते थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह थी। और यूनेस्को ने 2021 में इसे एक विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। तो धौलावीरा को आपको याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी केंद्र। इसके बाद हम चलते हैं महाराष्ट्र राज्य की तरफ। महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है भारत के अंदर जहाँ पे सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर स्थल है, सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल सबसे ज़्यादा है, लगभग 5 है। इसमें सबसे पहले आती हैं अजंता की गुफाएं, इनका नाम आपने सुना होगा। साल 1983 में यूनेस्को ने इनको विश्व धरोहर स्थल की सूची में डाला था। यहाँ जो गुफाएं बनी हुई है वो अपने चित्रों और 29 खूबसूरत मूर्तियों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर मानी जाती है। इनमें से कुछ जो हैं वो 2 बीसी से 1 बीसी के बीच में बनाई गई थी और कुछ जो हैं वो गुप्त काल में बनाई गई थी, यानी कि 400 से लेके 650 के बीच में बनाई गई थी। यहाँ जो गुफाएं हैं वो बौद्ध कला को दर्शाने वाली सबसे उत्कृष्ट कलाकृतियों में से एक है। पूरे भारत में जितनी भी बौद्ध कला आपको देखने को मिलती है उसमें से सबसे उत्कृष्ट कहाँ मानी जाती है? अजंता की गुफाओं में मानी जाती है। इसके बाद आती हैं एलोरा की गुफाएं। ये जो एलोरा की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद से थोड़ी सी दूरी पर मौजूद है और लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ पर 34 मठ और मंदिर मौजूद हैं जो कि एक ऊंची बेसाल्ट की चट्टान की दीवार को काट कर बनाए गए थे, साथ में बनाए गए थे। और यहाँ मौजूद स्मारकों का निर्माण लगभग 600 से लेके 1000 ईस्वी के बीच में हुआ था। यहाँ जितने भी मठ और मंदिर मिले हैं वो सब बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के हैं। मैं आपको बता दूं कि साल 1983 में यूनेस्को ने इस जगह को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एलोरा की गुफाएं। इसके बाद आती हैं एलिफेंटा की गुफाएं। ये जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये मुंबई से थोड़ा सा दूर अरब सागर के निकट एक द्वीप पर स्थित हैं जिसे एलिफेंटा द्वीप कहते हैं। और वहीं पर मौजूद एक शहर है जिसको सिटी ऑफ केव्स कहा जाता है, मतलब गुफाओं की सिटी, गुफाओं का शहर कहा जाता है, जहाँ पर 7 गुफाएं मौजूद है और उन्हीं में है एलिफेंटा की गुफाएं। यहाँ शिव के पंथ से जुड़ी शैल कला का एक अच्छा खासा संग्रह देखने को मिलता है और इसका निर्माण लगभग 5वीं से लेकर 8वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। साल 1987 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था। तो एलिफेंटा की गुफाएं आपको याद रखनी है। सिटी ऑफ केव्स कौन सा द्वीप है? एलिफेंटा द्वीप, अरब सागर के निकट, मुंबई के थोड़ा पास। इसके बाद आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, CST। भारत के मध्य रेलवे का सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, मुख्यालय भी यहीं पे मौजूद है। इसका पुराना नाम जो है वो विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन है। इसे अंग्रेज़ों ने बनवाया था, लेकिन इसमें भारतीय कला की झलक भी दिखती है। मैं आपको बता दूं कि क्वीन विक्टोरिया के ऑनर में इसको बनवाया गया था। यह विक्टोरियन गॉथिक शैली से बना हुआ है और साल 2004 में यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थल के रूप में जगह दी थी। इसके बाद 24वें नंबर पे आता है विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एंसेंबल। जी हाँ, 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में जब मुंबई व्यापार का एक बड़ा केंद्र बना तो शहर को सुंदर बनाने के लिए एक योजना बनाई गई थी
और इसी के तहत गॉथिक शैली और आर्ट डेको शैली का इस्तेमाल किया गया और जो ओवल मैदान है, मुंबई का ओवल मैदान, उसके आसपास इसे बनाया गया था। मैं आपको बता दूं कि इसके तहत लगभग 9 महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स बनाई गई थी, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट, पुराना सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट था, और इरोस सिनेमा, जो आज आप देखते हो ना इरोस सिनेमा, वो सारी बिल्डिंगें इसी योजना के तहत बनाई गई थी और काफ़ी सुंदर लगने लगा था मुंबई। लोग इसे दूर दूर से आके देखने लगे थे। 2018 में इस पूरी योजना को यूनेस्को ने एक विश्व धरोहर स्थल के स्थान दिया था, उसके रूप में पहचान दी थी। तो इसे आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद बात करें गोवा की, तो गोवा में भी एक विश्व धरोहर स्थल है जो कि है गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स। साल 1986 में यूनेस्को ने इस पूरी जगह को एक विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था। ये जितने भी चर्च और कॉन्वेंट्स यहाँ बनाए गए थे, इनकी वास्तुकला बहुत ही खास है। इनमें आपको मेनू अलाइन, मेननरिस्ट और बरोक शैलियों का एक पूरा मिश्रण देखने को मिलता है। गोवा में बहुत से सुंदर चर्च हैं जो पुर्तगालियों के समय के बने हुए हैं और इनमें इन्हीं शैलियों का इस्तेमाल हुआ। इसमें जो सबसे मशहूर चर्च है उसका नाम है बॉम जीसस चर्च, जहां पे सेंट फ्रांसिस जेवियर का मकबरा है। इनका नाम आपने सुना होगा, सेंट जेवियर, सेंट फ्रांसिस, इनके नाम से बहुत से कॉन्वेंट्स बने हुए हैं, बहुत से स्कूल बने हुए हैं। उन्हीं का जो मकबरा है, जो टूम्ब है, वो कहाँ पे है? बॉम जीसस चर्च के अंदर है, और वो कहाँ है? गोवा के अंदर है। इस पूरी जगह को 1986 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिल गया था, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलें ओडिशा। ओडिशा में मौजूद है सूर्य मंदिर कोणार्क, जिसको आप ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हो। इसका जो निर्माण है वो 13वीं शताब्दी के अंदर हुआ था और भारत के सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण पूजा स्थलों में से एक इसको माना जाता था। ये जो है बंगाल की खाड़ी के निकट है और सूर्य देवता के रथ का प्रतिनिधि है, यानी कि ये मंदिर सूर्य देवता के रथ जैसा लगता है। इसमें आपको 24 बड़े पहिए नजर आएंगे और 6 घोड़े भी नजर आएंगे, जो कि सारे पत्थर के बने हुए हैं। अगर आप सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पे इस मंदिर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सूर्य का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। इस नज़ारे को देखते हुए, इस पूरे विज्ञान को, इस पूरी कलाकृति को देखते हुए साल 1984 में यूनेस्को ने इस जगह को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था, तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में भी 2 इंपॉर्टेंट विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से एक है हम्पी स्मारक समूह। हम्पी स्मारक समूह एक ऐसा समूह है जहां पे लगभग 1600 स्मारक बने हुए हैं। जी हाँ, 1600 स्मारक। 14वीं शताब्दी में हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा था और द्रविड़ शैली में बने कई मंदिर और महल आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जो बहुत ही सुंदर है और जिसकी वास्तुकला बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। मैं आपको बता दूं कि 1565 में दक्कन के जो मुस्लिम शासक थे, उन्होंने यहाँ पे हमला किया था और इसे नष्ट कर दिया था। इस आक्रमण के बाद जो हम्पी है उसका वैभव पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। लेकिन जब यूनेस्को ने इसकी पूरी कलाकृति देखी तो 1986 में इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था। तो हम्पी स्मारक समूह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कर्नाटक के लिए, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं पदक्कल स्मारक समूह। जी हाँ, पदक्कल स्मारक समूह जो है वो कर्नाटक के बागलकोट जिले में मौजूद हैं, जो कि एक ऐतिहासिक जगह है जहां बहुत से पुराने मंदिर मौजूद हैं। ये जो जगह है वो 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के राजाओं के समय बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी, क्योंकि उनके अंडर आती थी ये। यहाँ के मंदिरों की खास बात यह है कि यहाँ के मंदिरों की जो शैली है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों को मिला के बनाई गई है। मतलब दोनों की शैलियाँ आपको देखने को मिलेगी, मिश्रण देखने को मिलेगा। यहाँ पे 9 हिंदू मंदिर हैं और 1 जैन मंदिर है, और इनमें भी सबसे खास है विरूपाक्ष मंदिर, जिसे रानी लोक महादेवी ने अपने पति की जीत की याद में बनवाया था। और यहाँ की कलाकृति को देख के ही यूनेस्को ने साल 1987 में इस जगह को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था। तो पदक्कल स्मारक समूह आपको याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम तेलंगाना चलें तो तेलंगाना में आता है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको रमप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम भी बहुत ही मशहूर है, आपने सुना होगा, रमप्पा मंदिर या फिर काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर पालमपेट गांव में ये बना हुआ है। यहाँ के जो शासक थे, जो कि थे शासक रुद्रदेव और रेचारला रुद्र, उनके अधीन काकतीय काल चला था। मतलब ये जब राज कर रहे थे तो काकतीय काल चला था। ये काल 1123 से लेकर 1323 एडी के बीच में चला था और इसी बीच इस रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था।
मैं आपको बता दूं कि इसका निर्माण जो है वो 1213 में शुरू हुआ था और इसका निर्माण कार्य जो है वो 40 वर्षों तक चला था। बहुत ही खास बात है, 40 वर्षों तक चला था। बलुआ पत्थर की दीवार से ही निर्मित करवाया गया था और इसकी कलाकृति को देख ही यूनेस्को ने 2021 में इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दे दिया था। तो काकतीय रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर को आपको याद रखना है, तेलंगाना में मौजूद है, हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर। इसके बाद अगर हम चलें तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में भी दो इंपॉर्टेंट विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से एक है महाबलीपुरम स्मारक समूह। जी हाँ, महाबलीपुरम स्मारक समूह, यहाँ पे लगभग 40 मंदिर मौजूद हैं। इस स्मारक समूह को पल्लव राजाओं द्वारा 7वीं और 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था और ये सारे स्मारक कोरोमंडल तट पर चट्टानों को काट कर बनाए गए थे। आपको पता है कोरोमंडल तट यहाँ पे मौजूद है, वहीं पे ये बनाए गए थे और काफ़ी सुंदर तरीके से बनाए गए थे और इन्हीं को देख के यूनेस्को ने 1984 में इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दे दिया था। तो महाबलीपुरम के स्मारक समूह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद रखना है। इसके बाद 31वें नंबर पे आते हैं तंजावुर के जीवंत चौल मंदिर, जो कि तमिलनाडु के अंदर मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि महान जीवंत चौल मंदिर जिसे कहा जा रहा है, वो दक्षिण भारत के चौल राजाओं द्वारा बनवाए गए 3 शानदार मंदिरों का समूह है। 3 मंदिर हैं, इंपॉर्टेंट है। ये जो मंदिर हैं वो 11वीं और 12वीं शताब्दी में बनाए गए थे और चौल कला और संस्कृति का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हैं। इन 3 मंदिरों के जो नाम हैं उनमें से एक है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, दूसरा है गंगे कोंड चौलीश्वरम का बृहदेश्वर मंदिर और तीसरा है दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावत जो है वो इंद्र के हाथी का भी नाम है, आपको मालूम है, तो उसी के नाम से इसका नाम रखा गया है, ऐरावतेश्वर मंदिर। ये जो मंदिर है चोल साम्राज्य की शांति और समृद्धि का प्रतीक है। इन तीनों मंदिरों को साल 1987 और 2004 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों का दर्जा दिया था। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों के नाम याद रखना। एक तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, एक गंगे कोंड चौलीश्वरम का बृहदेश्वर मंदिर और एक दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर। थोड़े मुश्किल नाम है, थोड़ी कोशिश करोगे तो जरूर याद हो जाएगा। इसके बाद 32वें नंबर पे आती हैं भारत की 3 पर्वतीय रेल प्रणालियां जिनको विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। जी हाँ, एक तो है पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग रेलवे, जो कि 1999 में विश्व धरोहर स्थल बना था। इसका जो निर्माण था वो 1881 में करवाया गया था। इसके बाद आता है तमिलनाडु में नीलगिरी रेलवे, ये भी एक पर्वतीय रेलवे है। इसका निर्माण 1881 से 1908 के बीच में हुआ था और 2005 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था। और एक आता है हिमाचल प्रदेश का कालका शिमला रेलवे, इसका नाम तो आपने सुना होगा। ब्रिटिशर्स ने गर्मियों की राजधानी के रूप में इसको बाकी शहरों से जोड़ा था और रेलवे का निर्माण करवाया था ताकि ये गर्मियों में जाकर के मज़े कर सकें वहाँ पे। साल 2008 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था। तो ये तीनों रेल प्रणालियाँ जो हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं, इनके नज़ारे अद्भुत हैं, कई सारी टनल से ये निकलती हैं। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है पर्वतीय रेल के ऊपर, आप ये वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो ये तीनों जो हैं वो भारत का विश्व धरोहर स्थल के रूप में जानी जाती है। इसके बाद बात करें असम राज्य के बारे में, तो यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट विश्व धरोहर स्थल है जिसका नाम है मोइदम। असम के पूर्वी हिस्से में पटकाई पहाड़ियाँ मौजूद हैं और उन पहाड़ियों की तलहटी में ही अहोम राजवंश के शाही कब्रिस्तान मौजूद है जिनको मोइदम कहा जाता है। देखो, अहोम राजवंश ने लगभग 600 वर्षों तक असम पर राज किया था। उन्होंने अपने राजाओं और शाही परिवारों के सदस्यों को दफनाने के लिए मोइदम बनवाए थे। ये मोइदम टीले जैसे होते थे जिनमें ईंट, पत्थर और मिट्टी से बने खाली कमरे होते थे। तो अगर मान लो कि राजा मर जाए या फिर राज परिवार में कोई सदस्य मर जाए तो उन्हें यहाँ पे रखा जाता था इन कमरों में। कभी कभी तो इनके अंदर खाना भी रखा जाता था, घोड़े हाथी तक रखे जाते थे और कभी कभी तो रानियां और नौकर भी दफनाए जाते थे। जी हाँ, हालांकि ये बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि वो जिंदा होती थी, मेनली वो मृत ही होती थी। जो मृत रानियां हों, कभी कभी ऐसा होता था कि 2 सदस्य एक साथ मर जाएं तो उन दोनों को एक साथ दफना दिया जाएगा अगर वो रिश्ते में साथ हो तो। इसकी पूरी जानकारी तो मौजूद नहीं है, लेकिन एक राज परिवार के शख्स को इस तरीके से मोइदम में दफनाया जाता था। इन मोइदम के आसपास बरगद के पेड़ और अन्य पेड़ लगाए जाते थे और साथ ही पानी के तालाब भी बनाए जाते थे। यूँ तो ऐसे मोइदम आपको ब्रह्मपुत्र घाटी के अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन असम के ये जो पटकाई पहाड़ियों वाले मोइदम हैं,
इन्हें बहुत खास माना जाता है और इसी वजह से यूनेस्को ने 26 जुलाई 2024 को इसे एक विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दे दिया था। और ये जो मोइदम है ये भारत का सबसे नया विश्व धरोहर स्थल है। इस बात को ध्यान से समझ लो कि भारत का सबसे नया विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? असम के मोइदम। कब बनाए गए? 26 जुलाई सन 2024। सवाल बन सकता है। इसके बाद एक बार फिर से हमें कर्नाटक जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी एक विश्व धरोहर स्थल है जो कि काफ़ी नया है, जिसका नाम है होयसाला के पवित्र मंदिर समूह। होयसाला एक पवित्र मंदिर समूह है जो कि दक्षिण भारत के 12वीं और 13वीं शताब्दी के 3 सबसे खास होयसाला शैली के मंदिर हैं। यानी कि 3 ऐसे मंदिर हैं यहाँ पे जिन्हें विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला हुआ है। इन मंदिरों की दीवारों पर आपको बहुत ही बारीक और असली लगने वाली मूर्तियाँ और पत्थर की नक्काशी देखने को मिलेगी। इन मंदिरों को पुरानी और नई शैलियों को मिलाकर एक नया रूप दिया गया है। मतलब पुरानी जो शैली है और नई शैली है, दोनों को मिला के एक नया ही रूप दे दिया गया है। यूनेस्को ने सितंबर 2023 के अंदर इस जगह को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था, तो ये भी काफ़ी नया है, तो इससे भी आपको याद रखना है। और आखिर में हम चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहाँ पे हमारा 35वां सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल है जिसका नाम है शांति निकेतन। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आपको याद आ गया होगा। साल 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू किया गया था इसे। यह एक स्कूल और कला केंद्र था जो प्राचीन भारतीय परंपराओं पर आधारित था। 1921 में यहाँ पे एक विश्व भारती नामक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी जो कि बहुत ही फेमस है। और यूनेस्को ने साल 2023 में 17 सितंबर साल 2023 को इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया था। तो इसे आपको याद रखना है, शांति निकेतन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, ये हो जाते हैं आपके 35 सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल या फिर विश्व धरोहर स्थल। आई होप आपको याद हो गए होंगे। थोड़ा मेहनत करोगे तो ज़रूर याद हो जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं भारत में मौजूद 7 प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों के बारे में। जी हाँ, 7 प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल भी हैं भारत के अंदर, जिसमें से एक है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम के अंदर मौजूद है। असम का दिल माना जाता है ये। यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, वो बहुत ही अच्छी है। साल 1985 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था। इसके बाद असम में एक और वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। इसे भी साल 1985 में ही विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। तो दोनों को एक साथ आप याद रख सकते हो, काजीरंगा और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद अगर आप राजस्थान आ जाओगे तो यहाँ पे आपको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, जहाँ पे लगभग 360 से भी ज़्यादा पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। तो पक्षियों के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जाता है ये। इसे भी साल 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था। तो मेरे हिसाब से तो आप तीनों को एक साथ याद रख सकते हो, काजीरंगा, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और केवलादेव, क्योंकि तीनों को एक ही साल के अंदर यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल बनाया था। तो तीनों को याद रख सकते हो। इसके बाद बात करें सुंदरबन नेशनल पार्क की, जो कि आपके वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों के अंदर फैला हुआ है। इसको साल 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल बनाया था और इस जगह को रॉयल बंगाल टाइगर का घर कहा जाता है। तो सुंदरबन नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद 5वें नंबर पे 2 नेशनल पार्क आते हैं। एक है नंदा देवी नेशनल पार्क और एक आता है फूलों की घाटी नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। दोनों जगह उत्तराखंड के अंदर है, बिल्कुल पास पास में है, लगभग जुड़ी हुई हैं। जो नंदा देवी नेशनल पार्क है वहाँ भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी पाया जाता है, नंदा देवी पर्वत पाया जाता है। इसे साल 1988 के अंदर यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था। वहीं जो फूलों की घाटी है उसे 2005 में दर्जा दिया था। कंफ्यूज मत होना, सवाल इसी तरह पूछता है कि फूलों की घाटी को भी 1988 में दिया था क्या। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एक जैसा ही तो है, साथ में लगे हुए हैं, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, 2 अलग अलग चीज़ है। 1988 में नंदा देवी और 2005 में फूलों की घाटी। मैं आपको बता दूं कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क के अंदर आपको 600 से भी ज़्यादा फूलों की प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी। दोनों ही उत्तराखंड के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद 6वें नंबर पे आता है आपका पश्चिमी घाट, जिसको आप सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हो, जो कि कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में फैली हुई है। साल 2012 के अंदर यूनेस्को ने इस पूरे पश्चिमी घाट को एक बहुत इंपॉर्टेंट विश्व धरोहर स्थल के रूप में जगह दी थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है, वनस्पति पाए जाते हैं, जिनका संरक्षण करना ज़रूरी है।
तो पश्चिमी घाट भी हो जाता है। इसके बाद 7वें नंबर पे आता है आपका महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि ये एक संरक्षित क्षेत्र है। साल 2014 में जो आपका यूनेस्को है, इसने इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में जगह दी थी। ये पूरे कुल्लू क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। अगर आप कुल्लू जाते हो, कुल्लू मनाली जाते हो, तो वहाँ आप यहाँ जा सकते हो। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो ये हो जाते हैं आपके 7 प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल: काजीरंगा, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, केवलादेव, सुंदरबन, नंदा देवी फूलों की घाटी, पश्चिमी घाट और महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। अब आखिर में आपका बचता है भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल। वो कौन सा है? वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 2016 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में पहचान पाया था। ये जो है आपका सिक्किम के अंदर मौजूद है, लगभग के अंदर फैला हुआ है। इसके अंदर आपको कंचनजंगा पर्वत मिलेगा, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे आपको जैव विविधता बहुत ज़्यादा मिलेगी और साथ ही वनस्पति और जड़ी बूटियों की जो प्रजातियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो कंचनजंगा को आपको स्पेशली याद रखना है। भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। इसको सांस्कृतिक धरोहर स्थल भी कहा जाएगा और प्राकृतिक धरोहर स्थल भी कहा जाएगा। तो 35 तो सांस्कृतिक हो जाते हैं, 7 प्राकृतिक हो जाते हैं, 1 मिश्रित हो जाता है। टोटल कितने हो गए? 43। और मैंने आपको 15 अमूर्त विरासतें भी बताई थी, तो टोटल कितना हो जाता है? 58 विरासतें। इन सबको आपको याद रखना है। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हो जाते हैं भारत के विश्व धरोहर स्थल और विश्व विरासत कलाएं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई क्वेरी आती है या हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।